नमस्कार साथियों, गायनिक कंडीशंस को कंटिन्यू करेंगे अपन आज के लेक्चर में भी। प्रीवियस लेक्चर में जिन कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली उससे आगे बढ़ते हुए आज का लेक्चर जिस कंटेंट के साथ में स्टार्ट किया जाएगा आपके सामने बोर्ड पे अवेलेबल, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या बात करें पीआईडी। गायनिक कंडीशंस के बारे में आपको एक ओवरव्यू मैं देना चाहूं तो उस कैटेगरी में देखो ऐसा होता है कि जैसा अपन ने देखा, गायनिक का मीनिंग है एक नॉर्मल फीमेल की लाइफ। नॉर्मल फीमेल की लाइफ में जब उसका प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होता है वहां से लेकर के मीनोपॉज वाले टाइम तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस को उसे क्रॉस करना होता है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी लाइफ में अगले 30-35 साल तक लगभग 400 बार एवरेज आती है और इस पूरी साइकिल में यदि प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक कॉमन सी कंडीशन जो हर फीमेल के साथ फेस करनी पड़ सकती है वो होती है इंफेक्शियस कंडीशन। इंफेक्शन वाली कंडीशन बन जाती है क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो डिस्चार्ज कंटेंट होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और उसी इंफेक्शन से पेल्विक ऑर्गन के अंदर कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जो पीआईडी कहलाता है। यह तो होती है छोटी सी कॉमन बात करें इससे बड़े लेवल की कि यदि अपन जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लीट रेगुलेशन हार्मोन्स के द्वारा होता है तो हो सकता है किसी केस में हार्मोन के इम्बैलेंस से, वो इम्बैलेंस चाहे नेचुरल हार्मोन्स का हो या मार्केट अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज करने से हो, तो हार्मोनल इंबैलेंस होने से बड़ी कंडीशन कैंसर तक भी हो सकती है। छोटी कंडीशन इंफेक्शन पीआईडी, बड़ी कंडीशन कैंसर के रूप में। और फिर जब फीमेल को कैंसर वाली कंडीशंस डायग्नोस हो जाती हैं तो वहां पे ऑर्गन रिमूवल वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, नाम दे देते हैं हिस्टेरेक्टमी। और जैसे ही ऑर्गन रिमूवल वाली बात आ जाती है तो फीमेल के अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अनअवेलेबिलिटी के चलते इनफर्टाइल कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये जो शुरुआत के परिचय की लाइनों में मैं नाम ले रहा था, ये हमारे सारे आगे पढ़े जाने वाले डिजीज कंटेंट को डिनोट करते हैं। इन कॉमन इंफेक्शन वाली कंडीशन पीआईडी, कैंसर वाली कंडीशन फाइब्रॉइड यूट्रस, कैंसर के चलते ऑर्गन रिमूवल हिस्टेरेक्टमी और लास्ट वन कंडीशन इनफर्टिलिटी। ऐसे ही कंटेंट को लेकर के गायनिक पोर्शन को पढ़ा जाएगा और पूरा किया जाएगा। आते हैं सबसे पहले उस कैटेगरी में जो कहलाती है कॉमन कंडीशन, नाम होता है इन्फेक्शन, डेजिग्नेशन देते हैं अपन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का टैग दे करके। आइए इसके बारे में बात करना शुरू करी जाए। सबसे पहली बात इसके इंट्रो में कही जाती है कि यह एक असेंडिंग इंफेक्शन है। दो टर्म होती है कॉमन सी, असेंडिंग डिसेंडिंग। ऊपर से नीचे आए तो डिसेंडिंग और नीचे से ऊपर जाए तो असेंडिंग। तो यहां पर भी इस इंफेक्शन ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैटेगराइज किया। बोला कि मैं असेंडिंग इंफेक्शन हूं, मतलब पहले लोअर ट्रैक्ट में होता हूं और यदि लोअर ट्रैक्ट में इंफेक्शन किया और आपने डायग्नोस करके इलाज कर दिया तो इंफेक्शन ठीक हो जाएगा। और यदि डायग्नोस नहीं कर पाए, इलाज नहीं कर पाए, तो लोअर ट्रैक्ट से अपर ट्रैक्ट में यह चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पीआईडी का इंफेक्शन दो स्टेज में होता है, पहला लोअर ट्रैक्ट इंफेक्शन और दूसरा अपर ट्रैक्ट इंफेक्शन। लोअर ट्रैक्ट इंफेक्शन को वहीं ठीक कर दिया तो अपर ट्रैक्ट इंफेक्शन नहीं होगा और यदि ट्रीट नहीं किया तो अपर में जाएगा। अब हम देखेंगे कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व लोअर में है, कौन से अपर में। तो बात करें वजाइना और सर्विक्स को लोअर ट्रैक्ट का पार्ट माना गया, वहां पे इंफेक्शन हुआ, इंफ्लामेशन हुआ तो नाम दिया वेजाइनाइटिस सर्विसाइटिस। यदि ट्रीट नहीं हुआ तो ये ऊपर गया। ऊपर कहां, यूट्रस में
फैलोपियन ट्यूब में, ओवेरी में। यूट्रस में इंफेक्शन किया इनर मोस्ट लेयर का, एंडोमेट्राइटिस। फैलोपियन ट्यूब में किया साल्पिंजाइटिस, ओवेरी में किया ऊफ्राइटिस, ये अपर ट्रैक्ट में। और जब सारे लोअर अपर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कंप्लीट पेरिटोनियम में पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, कहते हैं एब्सेस फॉर्मेशन। तो यहां पे इंट्रो में यह जानना जरूरी है कि पीआईडी की फर्स्ट लाइन क्या बोलती है। वो कहती है इट इज ए असेंडिंग इंफेक्शन, जो पहले लोअर में और फिर अपर में होगा। और इसी इंट्रो से मिलेगा आपको पीआईडी के लिए बहुत खूबसूरत बना हुआ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका सवाल होगा कि जितने भी ऑर्गन में आपने इंफ्लेमेशन करके आइटिस लगाया, ये बताइए मोस्ट कॉमन पीआईडी कौन सी होती है। और मोस्ट कॉमन पीआईडी में क्या जवाब आएगा और कैसे उसका कोरिलेशन होगा, आइए देखते हैं परीक्षा के लैंग्वेज को कंप्लीट करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन देना शुरू करें पीआईडी के बारे में। अबाउट लिखा हुआ है, इस अबाउट ने खुद ही बोल दिया अपने आप में, क्या कहा, इट इज ए असेंडिंग इन्फेक्शन। अपने आप में खुद बोल रहा है इट इज ए असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब क्या है, दो स्टेज में होगा। दो स्टेज, पहला कौन सा, फर्स्ट बोलेगा लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और यदि यह ट्रीट नहीं किया गया तो फीमेल को क्या फेस करना पड़ सकता है, अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब बात करना शुरू करें लोअर ट्रैक्ट और अपर ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व किए गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लोअर ट्रैक्ट में सबसे पहले सर्विक्स वेजाइना, उनका इंफेक्शन, आइटिस लगा दे काम पूरा करें। तो लोअर ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व करे अपन ने, सर्विक्स इन्वॉल्व किया तो नाम सर्विसाइटिस, और वेजाइना इन्वॉल्व किया तो नाम वेजाइनाइटिस। बात करी यहां ट्रीट नहीं किया तो अपर ट्रैक्ट में हो गया, तो वहां ऑर्गन यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी। जवाब देते हैं सामने, यूट्रस में हुआ तो इनर लेयर एंडोमेट्राइटिस, इससे भी ऊपर गए फैलोपियन ट्यूब में तो नाम साल्पिंजाइटिस, चले गए ओवेरी में तो नाम ऊफ्राइटिस, एंड लास्ट वन कंप्लीट पेल्विस में क्या फॉर्मेशन हो गया, पस। तो ये इसके इंट्रो को बताने वाली एक लाइन कि इट इज ए टाइप ऑफ असेंडिंग इंफेक्शन, अकर इन टू स्टेज, फर्स्ट लोअर ट्रैक्ट इंफेक्शन, सेकंड अपर ट्रैक्ट इंफेक्शन। और अब समय हो चला है इसी परिचय से एमसीक्यू बताने का, और वो ये है, इतने सारे आइटिस जो बोर्ड पे हैं, सर्विक्स का, वेजाइना का, एंडोमेट्रियम का, फैलोपियन ट्यूब का, ओवरी का, सवाल है सामने बोल्ड करके लिखता हूं, सवाल आते ही ग्रीन मार्कर आ जाता है, और बोल्ड करके लैंग्वेज में सवाल यह है मोस्ट कॉमन पीआईडी। मोस्ट कॉमन पीआईडी कौन सी होती है, बहुत अच्छा एमसीक्यू है पीआईडी के परिचय से, और इसका जब है जवाब आपको देना होता तो आंसर देते हैं साल्पिंजाइटिस, फैलोपियन ट्यूब, साल्पिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन पीआईडी कौन सी होती है, सवाल आपके सामने बन करके आए तो जवाब में आप साल्पिंजाइटिस देके आए। शायद हो सकता है दोस्तों ये बात आपके लिए नई नहीं हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जमाने भी में शायद मैंने आपको पढ़ाई हो, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जिस फीमेल को पीआईडी का एपिसोड हुआ होता है उसे 10 गुना खतरा भविष्य में एक्टोपिक का होता है। कारण क्या, यदि आपको हुआ है पीआईडी, अपन जानते हैं मोस्ट कॉमन कौन सी है, साल्पिंजाइटिस, फैलोपियन ट्यूब में इंफ्लेमेशन करा। फैलोपियन ट्यूब आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, सबसे अंदर की लेयर होती थी म्यूकोसा, जहां पे मिलती थी सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड सेल। यदि फैलोपियन ट्यूब डैमेज है, इंफ्लेमेशन है, तो वहां पे सीलिया भी डैमेज हो जाते हैं, और सीलिया डैमेज हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट को मूवमेंट करवा करके यूटेराइन कैविटी में भेजना मुश्किल हो जाता है और कंडीशन एक्टोपिक डेवलप हो जाती है। ये हमने रिलेशन पहले भी देखा है, आज फिर इसको जिंदा कर रहे हैं कि मोस्ट कॉमन पीआईडी कौन सी होती है, साल्पिंजाइटिस। चलते हैं आगे। आगे बात करें तो एक नॉर्मल इंफेक्शन की तरह इसे देखना शुरू करें, और ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर वाला पोर्शन अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं। एमसीक्यू तो नहीं है, पर एज ए इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है कि हम डिस्कस करें पीआईडी का
ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। जनरल से टर्म होती है मेडिकल साइंस में। सटीक कारण ईटियोलॉजी कहलाता है, संभावित कारण रिस्क फैक्टर कहलाता है। और इन्हीं दोनों की अप्रोच पे प्रिवेंटिव मैनेजमेंट और डेफिनेटिव मैनेजमेंट बेस होता है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट किया जाता है स्पेसिफिक ईटियोलॉजी का, प्रिवेंशन हमेशा किया जाता है रिस्क फैक्टर का। तो ऐसी बात करें तो इन्फेक्शन है तो 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। यहां कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उन्हें याद करना बहुत आसान है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक नहीं बहुत सारे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी इसका नाम होते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपनी खोल के बैठे हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। कौन कौन है वो? एम फॉर माइकोप्लाज्मा, एन फॉर नाइजीरिया, सी फॉर क्लेमाइडिया। तो बात चली जब ईटियोलॉजी की, एमएनसी ने मोर्चा संभाला, कारण बताया। तो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीआईडी में जो इन्वॉल्व होते हैं सामने आपके अवेलेबल, हेडिंग अपने पास ईटियोलॉजी, और ईटियोलॉजी में निकालेंगे अपन 3 नाम, एक एम, दूसरा एन, तीसरा सी। इनको लिखना शुरू करें तो एम फॉर माइकोप्लाज्मा, एन फॉर नाइजीरिया एंड सी फॉर क्लेमाइडिया। तो ये अपने पास में 3 एमएनसी थी जिसने जाकर के पीआईडी की ईटियोलॉजी रची। बात करें रिस्क फैक्टर की, खतरे वाली बात है, तो रिस्क फैक्टर के अंदर क्या इन्वॉल्व होगा? बड़ा सिंपल सा बताता हूं दोस्तों क्या होता है। क्योंकि ये इंफेक्शन वहां का है, जेनिटल ऑर्गन्स का है, शुद्ध देसी भाषा में बात करना शुरू कर दूं तो ये यौन संक्रमण है। सरकारी विज्ञापनों के अंदर प्रचार प्रसार और रोकथाम के जितने उपाय बताए जाते हैं उनमें इन बीमारियों को यौन रोग बोल करके बताया जाता है। अब ये यौन रोग बड़े खतरनाक चीज होती है। कारण क्या होता है? ये ऐसी चीज होती है जिसके लिए एक स्लोगन होता है कि खुद पे क्या बीत रही है ये किसी से कहा भी ना जाए और खुद सहा भी ना जाए, ऐसी हालत हो जाती है। बड़ा एक हेजिटेशन फील करता है इंडिविजुअल जब यौन संक्रमित पाया जाता है। और वहां का यौन संक्रमण हुआ भी क्यों होगा? तो भैया वहां संबंधित यदि आपने कुकर्म किया होगा तो संक्रमण बड़ा होगा। उसका कारण अपन मानते हैं जितने भी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के रिस्क फैक्टर बताए जाते हैं वो यहां भी आते हैं। जैसे बहुत सारे शामिल हैं उनके अंदर। नंबर 1 अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली मेंस्ट्रुएशन। यदि प्रेगनेंसी अर्ली अचीव कर ली या मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत पहले स्टार्ट हो गई, इंफेक्शन के चांस ज्यादा। मल्टीपल पार्टनर, गंदी बात, पर क्या करें हो जाता है। मल्टीपल पार्टनर भी चलेगा पर अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स। क्या मतलब है इस चीज का? जब इतने बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड विज्ञापनों के मार्केट में गुब्बारे मिल रहे हैं उसके बावजूद भी यदि अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स करते हैं तो जेनिटल ऑर्गन इंफेक्शन का रिस्क बढ़ाते हैं। ये सब शामिल होंगे। इसके अलावा आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। ये सब एक माहौल बनाते हैं जिनसे यौन संक्रमण का खतरा बन जाता है। वो सामने लिखना शुरू करता हूं तो अपन रिस्क में बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या आपने बोला यदि फीमेल को लाइफ में अचीव हो गई अर्ली प्रेगनेंसी या इससे स्टार्ट हो गया अर्ली मेंस्ट्रुएशन। बात करी यहां पे गंदी बात, मल्टीपल पार्टनर। चलो ये गंदी बात भी एक्सेप्ट हो जाती पर कम से कम ये तो कर लेते, नहीं किया तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स, ये सारी चीजें। इसके अलावा जहां पर आप रहते हैं वहां की कंडीशन बेकार चल रही है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, ये कई प्रकार की चीजें यहां अपन बात करें इन्हीं में शामिल होती हैं जो नॉर्मली एडवाइस किए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या आईयूडी। एक नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाली, या इंट्रायूटेराइन डिवाइस कॉपर टी वगैरह जो होती हैं भले के लिए लगाई जाती हैं, लेकिन उन्हें लगाने के बाद उन्हें फॉलोअप का एक प्रिंसिपल ही बताया जाता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर फॉलोअप, प्रॉपर डोज सब सही होना चाहिए।
उनका मिसमैनेजमेंट होता है तो भी इंफेक्शन के चांस बढ़ते हैं। इसीलिए यहां लिख सकते हैं अपने पास कई प्रकार के ओसीपी या कॉपर्टी डिवाइस आईयूडी। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर ऑफ पीआईडी कंडीशन। अब आगे इनके बेस पे आगे बढ़ते हुए पेशेंट में दिखाना शुरू करते हैं हम आपको मैनिफेस्टेशन। यहां पर जो मैनिफेस्टेशन आ रही है बड़ी कॉमन है, उन्हें कहते हैं यौन संक्रमण के दौरान आने वाली परेशानियां या गायनेकोलॉजिकल इंफेक्शन के सिम्टम। तो सुनना दोस्तों, मेडिकल के अंदर जब भी यदि किसी को इंफेक्शन हो जाता है तो फर्स्ट सिम्टम के रूप में आपके दिमाग में फीवर आ जाता है। पर यहां कुछ और बात करना शुरू करता हूं। फर्स्ट जो सिम्टम है उनमें आना शुरू होंगे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब वाटर रिलीज होना, और ये कॉमन टर्म है, आप खुद पर अप्लाई करके देखना। जब भी कभी इंसान के आंख में, नाक में, कान में, गले में इंफेक्शन होता है तो क्या होता है, सिक्रेशन ज्यादा हो जाते हैं, डिस्चार्ज ज्यादा। आंख में संक्रमण, आंख से पानी, नाक में संक्रमण, नाक से पानी, कान में संक्रमण, कान से पानी, गले में संक्रमण, गले से कफ आना, और वहां जेनिटलिया में संक्रमण, वहां से डिस्चार्ज। तो यहां पहला सिम्टम फीवर नहीं है, डिस्चार्ज। अब आगे इन डिस्चार्जेस के कारण ही, मॉइस्ट एनवायरनमेंट के कारण ही फीमेल को स्टार्ट हो सकती है ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग। डिस्चार्ज वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेक्चर में अपन बताएंगे आपको कैसे डिस्चार्ज को असेस करके पैथोलॉजी का पता लगाया जाता है। डिस्चार्ज ब्लीडिंग, इसके अलावा इस पीआईडी में जितने भी अपने ऑर्गन थे रिप्रोडक्टिव, वहां पे इंफ्लामेशन हो रही है, और ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं अम्बलाइकस के नीचे। अम्बलाइकस के नीचे वाला इलाका कहलाता है लोअर एब्डोमेन। तो हो गया शुरू लोअर एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें फॉर्निक्स की। फॉर्निक्स एक स्ट्रक्चर आपको बताया मैंने कि नॉर्मली एनाटॉमी में जब यूट्रस आगे प्यूबिस की तरफ झुकता है तो वेजाइना को दबा देता है और खड्डा बना देता है, और खड्डे को फॉर्निक्स कहते हैं, जहां पे डायफ्राम भी रखा था हमने। बात यह होती है जब संक्रमण काल चल रहा होता है जननांगों का, तो वहां पर उस खड्डे में ये जो वेस्ट डिस्चार्ज हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मली खड्डा खाली होता है, पर संक्रमण अवस्था के अंदर वहां पे डिस्चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं। टर्म आती है फॉर्निक्स टेंडरनेस। उस खड्डे में सिक्रेशन भर गए और जम गए, फॉर्निक्स टेंडरनेस। इस प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है। तो क्या सिम्टम बताएं, एक बार गो थ्रू हो जाएं। सबसे पहले डिस्चार्ज, ज्यादा हुए तो ब्लीडिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन, खड्डे में सूजन, फॉर्निक्स टेंडरनेस, और फिर ले सकते हैं फीवर। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में इन सभी को मैं लिखता हूं, क्या क्या फील होता है वहां पे। अपन बोल सकते हैं सबसे पहले क्या आना स्टार्ट होंगे, वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसकी क्वालिटी देख करके पता लगाएंगे पैथोलॉजी। इन डिस्चार्ज का ही प्रोग्नोसिस क्या होता है, फीमेल को स्टार्ट हो जाती है वेजाइनल ब्लीडिंग। बात करें सारे ऑर्गन लोअर एब्डोमेन में थे तो कंप्लेंट रहना शुरू हो जाती है लोअर एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा बात करी खड्डे में सूजन आ जाती है तो नाम दे दिया फॉर्निक्स टेंडरनेस। और इसके अलावा बोल सकते हैं इतनी पैथोलॉजी चल रही है तो फीमेल को क्या अवेलेबल हो सकता है, फीवर। तो ये हमारे पास गायनेकोलॉजिकल इंफेक्शन या यौन संक्रमण के कुछ लक्षण। अब विशेष चीज प्रैक्टिकल सिम्टम है एक, गौर से सुनिएगा। जब भी महिलाओं वाला को यौन संक्रमण हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन में पीवी जरूर करता है। हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपना ठिकाना ढूंढ लेता है। दिल का डॉक्टर स्टेथोस्कोप यहां लगाता है, ईएनटी वाला गला फड़वाता है, ऑप्थेल्मो वाला आंख में देखता रहता है। इसी प्रकार गायनिक वाला सीधा पीवी करने लग जाता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी फीमेल की पीवी कर रहे हैं जिसमें पीआईडी है, ये सब है। तो जैसे पीवी के लिए ग्लव्स वाली फिंगर अंदर वजाइना में जाएगी, फॉर्निक्स से टकराएगी। वो फॉर्निक्स जिसमें क्या आ चुका है, टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब होता है काफी हार्ड, सूजन वाली बात। तो जैसे फिंगर टच करती है वहां पे
पेशेंट को, फीमेल को होता है अनटॉलरेबल पेन। कभी आप अज्यूम करना कि आपके कोई इंजरी, चोट लगी हो, सूजन आ गई हो, नील पड़ गई हो और वहां कोई उंगली दबाए तो मजा आएगा, दर्द होगा, डेफिनेटली दर्द होगा। तो अनटॉलरेबल पेन। इसके अलावा कुछ फीमेल्स को कंप्लेंट होती है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जब कभी हमें लूज मोशन होते हैं, हुए होंगे, शर्माओ मत, जब कभी लूज मोशन होते हैं तो पेट में क्रैम्प्स, मरोड़े चलते हैं और हर आने वाली लहर, हर आने वाले मरोड़े से डर बना रहता है, क्या पास हो जाएगा? स्टूल पास हो जाएगा। इसी प्रकार पीआईडी में सूजन के कारण, एंडोमेट्रियम फैलोपियन ट्यूमर सूजन के कारण लगातार क्रैम्प चलते हैं और यहां पे क्रैम्प के साथ में ब्लीडिंग हो जाती है। ये सिम्टम्स भी एक फीमेल प्रैक्टिकली प्रेजेंट करती है। नाम लिखे दोनों के, क्या क्या बताया प्रैक्टिकल सिम्टम। तो उस कैटेगरी में एक अपन ने बोला पेन ड्यूरिंग पीवी और दूसरा क्या बोला? ब्लीडिंग विथ क्रैम्प्स। तो ये हमारे पास कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले साइन एंड सिम्टम थे जो पीआईडी के कंडीशन में देखे जाते हैं। बात करें इन्हीं के अकॉर्डिंग बड़ी सिंपल सी डायग्नोसिस वाले कंटेंट में, तो डायग्नोसिस बड़ी सिंपल सी थिंग है। जिस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो वो यहां मेंशन करता शुरू करो। नंबर 1, सबसे पहले पेशेंट से बातचीत करो, पूछो हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पूछ सकते हो? जो आपने रिस्क फैक्टर देखा, आप कहां रहते हैं, वहां का हाइजेनिक कंडीशन कैसी है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से स्टार्ट हुई, आपकी पहली प्रेगनेंसी कब थी, आप किसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज लेते हो क्या, आपने कॉपर्टी लगवा रखी है क्या, आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर में बिलीव करते हो क्या, आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स करते हो क्या। ये सारी बातें जो खतरा बनाती है पीआईडी का, अपन पूछेंगे फीमेल से। तो हिस्ट्री। सेकंड 1, जांच करना शुरू करो। सबसे पहले पीवी करा, दर्द हुआ मतलब अंदर सूजन है। पीवी करने के बाद और आगे बढ़े तो सिंपल ब्लड टेस्ट कराने से, सीबीसी कराने से डब्ल्यूबीसी काउंट पता चल जाएगा। और यदि अपने को स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढना है तो उसके लिए करते हैं ब्लड का कल्चर। सिंपल ब्लड करते हैं डब्ल्यूबीसी देखने के लिए, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? कल्चर। वो किया। ये सारे टेस्ट करने के बाद बहुत विशेष बताता हूं आपको, याद रखिएगा, करेंगे सोनोग्राफी। उस सोनोग्राफी में क्या सीन नजर आता है वो मैं आपको दिखाता हूं। उस सोनोग्राफी में कंडीशन ये होती है कि अपन यहां बता के चलें कि ये अपने पास यूट्रस होता है और यहां पे ये फैलोपियन ट्यूब है। बात करूं, यहां पे 2 ऑर्गन अपने पास होते हैं, एक ब्लैडर होता है और एक रेक्टम होता है। 2 स्पेसिफिक पाउच बनते थे जिनके नाम अपन ने पढ़ लिए हैं, एक वेसिको यूटेराइन, एक पाउच ऑफ डगलस। ये पाउच ऑफ डगलस जो है और यहां पे जो फैलोपियन ट्यूब है, क्योंकि मोस्ट कॉमन पीआईडी फैलोपियन ट्यूब में हुआ है तो यहां पर से जो डिस्चार्ज है वो रिलीज होकर के इस जगह भर जाते हैं और यह जगह कहलाती है पाउच ऑफ डगलस। ये पाउच ऑफ डगलस जो है ये अपने पास कहलाता था कल्डे सैक। उस प्रकार की बातें हो रही है जिस प्रकार की एक्टोपिक के अंदर भी हुई थी। एक्टोपिक के अंदर पाउच ऑफ डगलस में ब्लड भर जाता था, हेमाटोसील बोलते थे। पीआईडी कंडीशन के अंदर इस पाउच ऑफ डगलस में गंदा पानी भर जाता है। गंदे पानी की जांच, नाम कल्डोसेंटासिस। कल्डोसेंटासिस मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसलिए यहां पर सोनोग्राफी में उसका मैं नाम लूंगा। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टूल जो डिस्कस किए उन्हें लाइन बाय लाइन मेंशन करें। क्या क्या बातचीत करी आपने मदर से? आपने सबसे पहले जाना उसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री। बेसिक तौर पे आपने परफॉर्म किया पीवी, रूटीन इन्वेस्टिगेशन में करवाया सीबीसी, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जांच में करवाया आपने ब्लड कल्चर और सोनोग्राफी में आपने किसकी मदद ली? कल्डोसेंटासिस। तो all these are basic routine diagnostic investigation for the condition PID। बात करें, सब चीज हो गई, बीमारी के बारे में पता चल गया, खतरों के बारे में पता चल गया, कारणों के बारे में पता चल गया, लक्षणों के बारे में पता चल गया, जांच विधियों के बारे में पता चल गया। समय हो चला है अब इलाज के बारे में पता लगाने की। तो आइए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंटरवेंशन। तो एक बहुत कॉमन सी बात बताता हूं,
यौन संक्रमण वाले जो लक्षण आ रहे हैं पीआईडी के अंदर, वो रिस्क फैक्टर से ज्यादा फैलते हैं। बहुत कम ऐसा केस होता है कि एमएनसी वाली ईटियोलॉजी से इंफेक्शन हुआ हो। अमूमन देखा जाता है रिस्क फैक्टर से ही इंफेक्शन होता है। तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं बचाव ही उपाय है। तो बहुत जरूरी है, यदि अपन रिस्क फैक्टर की कैटेगरी को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत हद तक पीआईडी भी मैनेज हो जाएगा। रूरल बैकग्राउंड में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अर्बन एजुकेशन वाले एरिया के अंदर अवेयरनेस होने के कारण फीमेल खुद को मैनेज रखती हैं, प्रॉपर क्वालिटी सैनिटरी पैड यूज करती हैं, पर रूरल बैकग्राउंड के अंदर इन सब के बारे में इतना ओवर स्कोप नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसी बातें करना भी पाप माना जाता है, ऐसी बातें करना भी अपराध माना जाता है, शर्म माना जाता है। इसलिए उस लेवल पे जाकर के आपको रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना है। तो रिस्क फैक्टर कंट्रोल करने के लिए किया जाने वाला जो इंटरवेंशन होगा, उस इंटरवेंशन को मैं बोलना चाहूंगा प्रिवेंटिव इंटरवेंशन। और प्रिवेंटिव इंटरवेंशन में होती है जिम्मेदारी कि जनता को जागरूक करो। जनता को जागरूक करना मतलब कम्युनिटी अवेयरनेस। अब कम्युनिटी अवेयरनेस आपको हर चीज के बारे में देनी है, जितने रिस्क फैक्टर पढ़े आपने A to Z। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान प्रॉपर हाइजीन यूज करें, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के अंदर प्रोटेक्शन यूज करें, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज मन से ना करें, डॉक्टर परमिशन से करें, आईयूडी पर है तो प्रॉपर फॉलो अप करें। इस प्रकार की बातें, इन चीजों को स्ट्रेंथ देने के लिए गवर्नमेंट कई प्रकार के प्रोग्राम चलाती है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है शर्म के मारे मेडिकल स्टोर पर जाकर कंडोम खरीदने में दिक्कत आ जाती हो, पर यहां पे गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है। आप लोगों को फील्ड में जाकर के जाना है, मैदान में डिस्ट्रीब्यूट करके आना है, इसीलिए बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। यह करना कंपलसरी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब मान लीजिए यहां की पढ़ाई का सामने ज्ञान लेने के बाद आपको बात समझ में आ गई, और बात समझकर आपने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर क्लियर करके पहुंच गए मैदान में। अब सीएचओ नाम का जो नया भूत सवार हुआ है, उसके अंदर तो आप लोगों को मैदान में उतर के काम करना होता है। तो आपकी बनेगी जिम्मेदारी, जब सीएचओ बनकर के टांगेंगे बस्ते का एक थैला कंधे के ऊपर और जाएंगे कम्युनिटी फील्ड के अंदर सर्वे करने, तो हर बस्ते के थैले के अंदर प्रोटेक्शन जरूर होना चाहिए, ताकि जब भी किसी भी गांव में आप जाकर के गेट खड़खड़ाएं तो भाभी जी को कंडोम जरूर देकर के आए, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इज ए मेन वर्क रिगार्डिंग द पीआईडी कंट्रोल। तो ये हुई कुछ बातें प्रिवेंटिव की। अब बात करते हैं यहां पर अगली लाइन की, जिसमें नाम लेंगे आप डेफिनेटिव इंटरवेंशन। तो डेफिनेटिव इंटरवेंशन की बात ऐसी है दोस्तों कि संक्रमण है तो संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक चलाओ, गोलियां चलाओ। बड़ा सिंपल है। यहां पर मैं जो टैबलेट बताने वाला हूं, आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके उसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हो सकता है शर्म के मारे आप भी शायद किसी ना किसी प्रकार के संक्रमण से पीड़ित चल रहे हो सकता है, और किसी से कह नहीं पा रहे हो। मैंने पहले कहा था किसी से कहा नहीं जाए, तो नोट कर लें। बड़ा आरामदायक तरीका है, 3 से 5 दिन में छुटकारा मिल जाएगा। क्या लोगो है उसका, तो सामने देखें, अपने पास टैबलेट आती है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, खूब खाई होगी, या इसका अल्टरनेट होता है लीवोफ्लॉक्सासिन, वो भी 500 mg। ये दोनों टैबलेट जो हैं ये 500 mg की रखें और इन्हें लें ओडी। कॉम्बिनेशन में जोड़ लीजिए एक और ड्रग जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, और लगभग mg 200 mg इसकी डोज रखें बीडी। 200 mg डॉक्सीसाइक्लिन बीडी और 500 mg एजिथ्रोलीवो ओडी अगले 3 दिन तक के लिए खाएं और हर प्रकार के यौन संक्रमण से छुटकारा पाएं। तो ये जो प्रोटोकॉल सामने आपको बताया मैंने, इसे फॉलो करना होता है आपको एटलीस्ट 3, और रेंज चलती है, आप फॉलो कर सकते हैं कितने दिन तक, 10 दिन तक। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग तरीका है कि ये जो टैबलेट बता रहा हूं सामने, एंटीबायोटिक ड्रग्स बता रहा हूं, ये किसे खानी है भाई? जिसे इन्फेक्शन है उसे तो खानी है, फीमेल को। लेकिन सुनिए, यदि फीमेल मैरिड है और उसका पार्टनर हस्बैंड भी है तो बड़े ध्यान से यहां पर आपको अपना फेरों का 8वां वचन निभाने का समय आ गया है, और वो ये कि संक्रमण के चलते यदि महिला ये दवाइयां खाएगी
तो फेरों का वादा निभाने के लिए उसका हस्बैंड भी सेम खाएगा, बिल्कुल। कारण यह है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पार्टनर में चला गया, पार्टनर के पास तो वजाइना नहीं है, सिम्टम नहीं आया, पर आपको सिम्टम आ गया, आपने दवाई गोली खाकर खुद को स्वच्छ कर लिया, लेकिन बाद में जब वापस संभोग क्रिया हुई तो पुरुष से संक्रमण दोबारा महिला को मिल सकता है। इसीलिए जो गोली महिला खाए वही उसका घरवाला खाए। यह चीज कहलाती है अपने पास पार्टनर मैनेजमेंट स्कीम। यदि ऑथेंटिक पार्टनर हस्बैंड हो तो उसे खिलाएं, अनऑथेंटिक भाईला हो तो उसको खिलाएं। स्कीम कहलाती है पार्टनर मैनेजमेंट स्कीम। इसके अलावा मार्केट में एक अच्छी किट भी चलती है, वो यूज करना चाहें तो, नाम है फैम किट। 675 एमआरपी रुपए की दवाइयां आती है, 3 का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। एफ से अपने पास अवेलेबल है ड्रग फ्लूकोनाजोल, ई से अवेलेबल है एरिथ्रोमाइसिन, और एम से अवेलेबल है मेट्रोनिडाजोल। यह भी एक कॉम्बिनेशन मार्केट में कॉमनली अवेलेबल होता है, जो पीआईडी सफरिंग फीमेल्स को कॉम्बिनेशन के तौर पे एडवाइस किया जाता है। सो दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गायनिक इन्फेक्शियस कंडीशन, द नेम एज पीआईडी। पीआईडी एक सामान्य संक्रमण की तरह असेंडिंग नेचर का, और फिर उसमें संक्रमण करने वाले इटियोजन, संक्रमण का खतरा बताने वाले रिस्क फैक्टर, उनसे आने वाले लक्षण, लक्षण के आधार पर जांच, और फिर अंत में इलाज, ये सामने आपके अवेलेबल। आगे बढ़ते हैं। जो आपको मैंने बताया था कि कॉमन कंडीशन हो तो वो इंफेक्शन तक लिमिट हो जाएगी, और वर्स कंडीशन हो तो वो कैंसर में चली जाएगी। तो आते हैं डील करने, जब गायनिक में यह इंफेक्शन कॉमन से बढ़कर के खतरनाक रूप कैंसर का ले लेता है, तो सामने अवेलेबल है नाम आपके फाइब्रॉइड यूट्रस। यह नाम लें यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसे बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आसानी से समझ में आ जाएगा क्या कंडीशन है ये। फाइब्रॉइड्स में सिर्फ फोकस करें शब्द फाइबर पे, फाइबर पे फोकस कर लें। फाइबर का रिलेशन होगा मसल्स फाइबर से, और मसल फाइबर पाए जाते हैं यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर में। तो वहां से संबंधित चीजें क्या होने वाला है, मसल्स मायोमेट्रियम। यहां क्या होता है, नॉर्मली अपन नोट करते हैं हर महीने साइकिल में सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम ग्रोथ करके आकार बड़ा कर लेती है कैविटी की तरफ जाकर के। इस बीमारी में मायोमेट्रियम यह कहेगी कि हर बार ग्रोथ करने के लिए एंडोमेट्रियम मैं तुझे न्यूट्रिशन देती हूं, खुद तो ग्रोथ नहीं करती, पर तू ग्रोथ करके कैविटी में बड़ी सारी हो जाती है, और फायदा कुछ नहीं होता, ब्लीडिंग के समय वापस डैमेज होकर नॉर्मल हो जाती है। तो एक बार मौका मुझे भी दे, मायोमेट्रियम ने एंडोमेट्रियम को बोला, एक बार मौका मुझे भी दिया जाए। तो मौके का परिणाम क्या निकला, मायोमेट्रियम ने ग्रोथ करना शुरू किया। हर बार जो एंडोमेट्रियम ग्रोथ करती है वो ग्रोथ मायोमेट्रियम ने करना शुरू किया। अब ग्रोथ करके बड़ा आकार करके जाएगी किस तरफ, जिस तरफ खाली मैदान है, और खाली मैदान 100% किस तरफ होता है, कैविटी की तरफ। तो मायोमेट्रियम ग्रोथ करके कैविटी की तरफ जाना शुरू करती है। उस कंडीशन में हमें यह पहले पता होना चाहिए कि मायोमेट्रियम बड़ा आकार करके जब कैविटी में जाएगी, सबसे पहले उसके ऊपर पाए जाने वाली एंडोमेट्रियम फट जाएगी। यह कंडीशन कि जब मायोमेट्रियम इतनी ओवर ग्रोथ करे कि उसके ऊपर की परत एंडोमेट्रियम को फाड़ दे और फिर कैविटी में बड़ा आकार कर ले, वो कंडीशन कहलाती है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। किसने किस में जाकर मूवमेंट करी, मायोमेट्रियम ने जाकर के एंडोमेट्रियम ने, और ग्रोथ नहीं ओवर ग्रोथ करी, इतनी ओवर ग्रोथ करी कि कहना लग गया ये एक प्रकार का कैंसर। जी हां, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स कहा जाता है मोस्ट कॉमन स्मूथ मसल कैंसर ऑफ यूट्रस। तो इसके बारे में
ये आपको आइडिया दिया गया कि यहां पर मायोमेट्रियम नाम की जो परत है वो ओवर ग्रोथ करके यूटेराइन कैविटी में जाना शुरू करती है। शुरुआत के अंदर उसके ऊपर एंडोमेट्रियम जो होगी उसे वो रप्चर करवा देगी और पूरी कैविटी में बड़ी ओवर ग्रोथ कर लेगी। बड़ी ओवर ग्रोथ कर लेगी तो वो एक कैंसर वाली कंडीशन कहलाएगी। टैग दिया जाएगा मोस्ट कॉमन स्मूथ मसल कैंसर ऑफ यूट्रस। लाइन नोट करी जाए बोर्ड पर सामने। व्हाट इज यूटेराइन फाइब्रॉइड? आंसर इज मोस्ट कॉमन स्मूथ मसल कैंसर ऑफ यूट्रस। ठीक है, किसने किसमें ग्रोथ करी वो लाइन लिख कर दो। किसने किसमें आतंक मचाया? तो मायोमेट्रियम टुवार्ड्स एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ने एंडोमेट्रियम की तरफ गति करके उसकी धज्जियां उड़ा दी। एक बात, यह बात सुनकर के कभी कभार एंडोमेट्रियम को भी गुस्सा आ जाता है और वो ये बोलती है जब मैं ग्रोथ कर रही थी एंडोमेट्रियम तो मायोमेट्रियम को छेड़ती भी नहीं थी, मतलब चुपचाप ग्रोथ करने के लिए कैविटी में चली जाती थी। तो बाई चांस एक ऐसी बात हो जाए कि एंडोमेट्रियम कैविटी में फ्रंट गियर लगाने की बजाय मायोमेट्रियम में बैक गियर लगाए तो इस बार एंडोमेट्रियम बोलेगी मेरी बारी। उल्टा हो जाए, क्या हो जाए उल्टा? लिख के बताता हूं आपको। उल्टा यह हो जाए कि एंडोमेट्रियम कैविटी में जाने की बजाय बैक गियर लगा के किसके पास पहुंच जाए? मायोमेट्रियम में। ऐसी बात हो जाए तो यह अपने आप में एक कंडीशन कहलाती है जिसे बोलते हैं एडिनो मायोसिस। और यह आपसे एग्जामिनर एज ए क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि फाइब्रॉइड में क्या होता है और यदि उसका रिवर्सल चले तो वो क्या कहलाता है। फाइब्रॉइड में होता है मायोमेट्रियम की मूवमेंट एंडोमेट्रियम की तरफ और रिवर्सल में जब बदला लेने के लिए एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम में घुसे तो नाम एडिनोमायोसिस। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वन कंडीशन, कैंसर वाली कंडीशन, नाम है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। आते हैं इसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बताने। सामने इस हेडिंग से बोर्ड पर लिखा गया है यूटेराइन फाइब्रॉइड का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो सुनना शुरू करें। सबसे पहले बारी आएगी एमसीक्यू की। पहले मेरा ग्रीन मार्कर लिया था, क्वेश्चन लेके आ रहा है सामने आपके। क्वेश्चन है वो हाई रिस्क ग्रुप बताएं, एज ग्रुप बताएं या फीमेल ग्रुप बताएं जिनमें यूटेराइन फाइब्रॉइड होने का रिस्क मैक्सिमम पाया जाए। तो उसके आंसर है ये डिसऑर्डर की होने की प्रोबेबिलिटी बनती है आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर। बेस्ट रेंज है 30 से 40 साल। फीमेल्स जिनकी एज 30 टू 40 ईयर रेंज में है उन्हें यह फाइब्रॉइड होने का रिस्क मैक्सिमम है। सेकंड वन, वो फीमेल जो लाइफ में अभी तक एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, नल्ली पैरा, उनमें मैक्सिमम रिस्क है। जो प्रेग्नेंट हो जाती है उनमें तो यूटेराइन मसल्स को एक्सप्लोरेशन मिल जाता है। बात ऐसी भी है कि मायोमेट्रियम ने ओवरग्रोथ क्यों करी? वो इसीलिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में मायोमेट्रियम इजीली वेट कर लेती है, एंडोमेट्रियम को ग्रोथ करने देती है, क्योंकि उसे पता होता है एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब प्रेगनेंसी वाले इवेंट में मायोमेट्रियम के अंदर भी ब्लड भरा जाएगा। पर कुछ ऐसी नादान महिलाएं जो मायोमेट्रियम को प्रेग्नेंट होने का मौका ना दें, यदि वहां पे उसे प्रेग्नेंट होने का मौका नहीं दिया गया तो कभी वह एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई और इसी के कारण चलते वहां पे डिसऑर्डर इंबैलेंस हो गया। तो फीमेल एज ग्रुप कहलाएगा नल्ली पैरा। क्वेश्चन है जिपमर पांडिचेरी एंट्रेंस में 2 बार पूछा गया है, हाई रिस्क एज ग्रुप और हाई रिस्क फीमेल ग्रुप यूटेराइन फाइब्रॉइड के लिए किसे कहा गया है? सामने आपके अवेलेबल एज ग्रुप की बात करोगे तो जवाब देके आओगे 30 से 40 साल वाला काल, महाकाल। और इसके अलावा जो फीमेल वाला एज ग्रुप बताया उनमें कंडीशंस है नल्ली पैरा। 2 सीन। अब आगे इस यूटेराइन फाइब्रॉइड के लिए एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंस वाली बात चलती है
जो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो क्या, डरना मत, शेयर करूंगा, हो सकता है इससे बड़ा कॉन्शियसली सुनेंगे डर भी लग जाए, पर डरना मना है, सुनना जारी रखें। और वो क्या, हर फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, 90% को यूटेराइन फाइब्रॉइड है। 90% बहुत ज्यादा होता है, सामने जो 10 जनी सुन रही हैं उनमें से 9 को है। 90% फीमेल्स को फाइब्रॉइड होता है। अब यह अलग बात है, 30% 30% में ही सिम्टम आता है, और यह तो विधि का विधान है, जब तक सिम्टम नहीं आता है तब तक इंसान बीमारी के बारे में पता ही नहीं लगा पाता है। सिर्फ 30% सिम्टम आता है, उनमें से भी केवल 3% में कॉम्प्लिकेशन के चांस होते हैं, और कॉम्प्लिकेशन के चलते 1% से भी कम का यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कैंसर वाला यूट्रस किसी काम का नहीं होता। तो ये इंसिडेंस जो परसेंटेज में आपको बताया वो सामने इस प्रकार अवेलेबल है, 90% को बीमारी है, 30% को लक्षण है, 3% को कॉम्प्लिकेशन है, और 1 से भी कम परसेंट वाली का यूट्रस रिमूव होगा। लिख देता हूं, 90% फीमेल हैव डिजीज, 30% फीमेल डेवलप सिम्टम्स, 3% females get complicated, and less than 1% female have to go for hysterectomy. अब बात करें यहां पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में दुनिया भर के साइन एंड सिम्टम की, तो वहां बात ऐसी है कि बहुत सारे साइन एंड सिम्टम आते हैं। कैंसर है, गांठें हैं, फाइब्रॉइड है, बल्कि यूट्रस है, वजनी है, प्रेशर लगा रहा है ब्लैडर पे, रेक्टम पे, किडनी पे, वेना केवा पे, मल्टीपल ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। बेसिक 2 ही सिम्टम होते हैं जिनकी बात करते हैं, और वो हैं वेजाइनल डिस्चार्ज और वेजाइनल ब्लीडिंग। सबसे पहले एंडोमेट्रियम फटेगी तो उसके रप्चर होते ही सिक्रेशन रिलीज होना, डिस्चार्ज। और जब एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगी तो एक तरफ की मायोमेट्रियम दूसरी तरफ की मायोमेट्रियम के मसल फाइबर से भिड़ेगी, तो मसल भिड़ेगी तो ब्लड लॉस होगा, और ऐसी ब्लीडिंग कहलाती है कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग। तो यहां पे कंफर्म करें, पहले डिस्चार्ज होगा या पहले ब्लीडिंग होगी? आंसर पहले डिस्चार्ज, कारण पहले एंडोमेट्रियम रप्चर होगी, बाद में ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कैसी कहलाएगी? कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग कहलाएगी, दोनों तरफ के मायोमेट्रियम के भिड़ने से हो जाएगी। तो उन 2 को लिख देता हूं सामने। अपने पास पहला सिम्टम आएगा वेजाइनल डिस्चार्ज, और दूसरा कॉमन सिम्टम आएगा वेजाइनल ब्लीडिंग। दोनों का रेशनल अलग, डिस्चार्ज का रेशनल क्या है? एंडोमेट्रियम का रप्चर होना, और ब्लीडिंग का नेचर क्या है? दोनों का आपस में कांटेक्ट करना। सो दिस इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड, द मोस्ट वर्स्ट कैंसरियस कंडीशन अंडर गायनेकोलॉजी। बात करें इसके इंटरवेंशन में अपन क्या कर सकते हैं, तो देखो सिंपल बात यह है कि पहले तो जितने सिम्टम्स आए उसके अकॉर्डिंग इलाज पहुंचाएं। ऐसा जब होता है तो एक लाइन में अपन लिख देते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, मन बहलाने वाला मैनेजमेंट, कि जैसा लक्षण वैसा इलाज। फर्दर आगे बढ़े, यहां मैंने बोला इस कंडीशन होने का खतरा क्यों होता है, तो आंसर है हार्मोनल इंबैलेंस होने के कारण। अब उसे मैनेज कैसे करना है, तो बड़े गौर से सुनना, अच्छा लॉजिक सामने आएगा। हार्मोनल इंबैलेंस के चलते कंडीशन हुई, और कंडीशन में ओवर ग्रोथ हुई, मायोमेट्रियम की ओवर ग्रोथ। तो अब आपका टारगेट क्या है? ग्रोथ को बढ़ाना या ग्रोथ को कम करना? तो 100% कैंसर तो ऑलरेडी है, तो टारगेट है ग्रोथ को कम करना। यहां देखें ग्रोथ को कम कैसे किया जाता है, तो मैनेजमेंट में नाम आता है अपने पास में HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। बाहर से हार्मोन देना।
अब बाहर से हार्मोन देके ग्रोथ कैसे कम होंगे, तो उसके दो तरीके हैं दोस्तों, गौर से सुनिएगा। बाहर से दिए जाने वाले हार्मोन दो प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। जो शरीर के हार्मोन के समान ही कार्य करें, नेचुरल। जो शरीर के समान ना दिखते हुए मार्केट वाले हों, आर्टिफिशियल। दोनों का कंसेप्ट अलग। जब बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन, नया हार्मोन यूज लिया जाएगा, तो अंदर वाला ऑटोमेटिकली नाराज होकर निकलना बंद हो जाएगा। मैकेनिज्म कहलाती है एंटागोनिज्म, जैसा स्टीरॉयड में भी फॉलो होता है कि जब भी इंडिविजुअल बाहर से स्टीरॉयड लेना यूज कर देता है तो बॉडी का स्टीरॉयड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होना कम कर देता है। तो वही वाली बात, बाहर से बाहर वाला हार्मोन लेकर के आओगे तो शरीर वाला निकलना कम हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य यही था कि शरीर हार्मोन निकालना बंद कर दे। मैकेनिज्म कहलाती है एंटागोनिज्म। बात करें नेचुरल हार्मोन की, जो बाहर से बंद दे रहे थे, वो कैसे कम करेगा? वो तो शरीर के हार्मोन के जैसा दिखाई देता है। तो मैकेनिज्म क्या होगी, बाहर से लिया नेचुरल, गया शरीर में, तो उसने शरीर के हार्मोन का लेवल कम नहीं किया, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि एक्सेस लेवल हो गया। और लेबर से पढ़ते आ रहे हो, जब भी लेवल एक्सेस होता है तो नेगेटिव फीडबैक लगने से लो हार्मोनल लेवल आ जाता है। तो मैकेनिज्म सामने बोर्ड पे, बाहर से जो HRT दोगे वो दो प्रकार की दोगे। पहला जो शरीर के समान दिखे, नेचुरल। दूसरा जो शरीर के समान ना दिखे, आर्टिफिशियल। दोनों के इलाज करने का तरीका अलग। शरीर के जैसा दिखेगा तो लेवल को बढ़ा करके अचानक कम कर देगा। किस कॉन्सेप्ट से? नेगेटिव फीडबैक कॉन्सेप्ट से। और यदि आपने आर्टिफिशियल दिया तो वो तो ऑटोमेटिकली ही कम करता है। किस प्रिंसिपल से? एंटागोनिज्म से। तो ये अपने पास एक तरीका है जिसकी मदद लेकर के अपन यूटेराइन फाइब्रॉइड के अंदर जो ओवर ग्रोथ हो रही थी उसे कम कर पाए। ये एक प्रयास है, पक्के इलाज का नाम है कि कैंसर वाला यूट्रस किसी काम का नहीं। और वैसे भी यूट्रस एक वाइटल ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ऐसे को उखाड़ के फेंक दो। प्रोसीजर का नाम हिस्टेरेक्टमी। इट इज डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड कंडीशन। यूटेराइन फाइब्रॉइड को जड़ से खत्म कर दें। अपने पास टेक्निक का नाम क्या कहलाएगा? हिस्टेरेक्टमी। तो हमारे पास अब पढ़ने के लिए टारगेट जो आ गया है वो एक यूटेराइन फाइब्रॉइड का मैनेजमेंट के साथ होने के साथ साथ एक टेक्निक भी है, हिस्टेरेक्टमी। तो आइए इसके बारे में बात करना शुरू करें। हिस्टेरेक्टमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इसके टाइप्स, बड़े इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस कैटेगरी में शुरुआत में 3 नाम आ रहे हैं आपके, टोटल, सब टोटल, पान। 3 नाम लिखे हुए हैं, टोटल, सब टोटल, पान। ये जितने भी ऑपरेशन है ये बेस्ड हैं कि आपने कितना पोर्शन कट किया। तो यूट्रस के अंदर अपन जानते हैं पूरे 7.5 सेंटीमीटर का जो जुगाड़ होता है वो 5 सेंटीमीटर की बॉडी और 2.5 सेंटीमीटर के सर्विक्स से बना होता है। तो बॉडी और सर्विक्स दोनों को काटेंगे तो नाम कहलाएगा टोटल। केवल बॉडी को कट करेंगे, सर्विक्स को नहीं छेड़ेंगे, तो नाम जाएगा सब टोटल। कंप्लीट बॉडी प्लस सर्विक्स दोनों हटा दें, टोटल। ओनली बॉडी, सर्विक्स ना छेड़े तो सब टोटल। लैंग्वेज सामने लिखता हूं मैं। टोटल के अंदर क्या रिमूव करा अपन ने? बॉडी प्लस सर्विक्स। और सब टोटल के अंदर ओनली यूटेराइन बॉडी। ये 2 चीज। तीसरा नाम जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है उसका नाम है पान। और ये जो पान है ये अपने आप में बोलता है कि क्या थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, सब कुछ काट दो। ना केवल यूट्रस, उससे अटैच और जो 2 स्ट्रक्चर होती है उन्हें भी हटाओ। पान का मतलब होता है, पान पनवाड़ी वाला नहीं, पान का मतलब होता है कंप्लीट। यूट्रस के साथ में उससे अटैच ऑर्गन भी हटाइए।
अटैच कौन है? दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब और दोनों तरफ ओवेरी। तो दोनों ओवेरी, दोनों फैलोपियन ट्यूब भी काट दो यूट्रस के साथ। पान नाम है, और इसी पान का एक और फेमस नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट चलता है, डायग्नोसिस में लिखा होता है BSO। आओ बताना शुरू करूं ये क्या चीज है। तो पहले फुल फॉर्म लिखते हैं। क्या नाम बताना चाहता है? बाइलैटरल, बी से बाइलैटरल, एस से साल्पिंजो और ओ से उफ्रेक्टमी। ये देखिए, ये आपका BSO। फर्स्ट लेटर B, सेकंड लेटर S, थर्ड लेटर O। बाइलैटरल, बाई का मतलब दोनों, लैटरल का मतलब साइड में, दोनों तरफ साइड में। साल्पिंजो, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो ओवरी होती है, उन सबको काट दो। किसके साथ में? यूट्रस के साथ में, विथ टोटल हिस्टेरेक्टमी। तो यहां पे अपने पास हिस्टेरेक्टमी, यूट्रस रिमूवल की टेक्निक को लेकर डिस्कशन चल रहा है। वहां 3 नाम सामने बोर्ड पर हैं। बॉडी सर्विक्स दोनों को रिमूव किया टोटल, केवल बॉडी को रिमूव किया सब टोटल, और फिर कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ उखाड़ फेंका, तो नाम दिया पान या BSO। BSO नाम इंपॉर्टेंट है, इसी शॉर्ट टर्म से आपके पास MCQ बनेगा। बाइलैटरल साल्पिंजो उफ्रेक्टमी, तीनों कंडीशन का प्रेजेंटेशन आपके सामने बोर्ड पे अवेलेबल है। आइए उसे आपको दिखाते हैं, समझ जाइए। फर्स्ट कंडीशन देखो, इसने सर्विक्स को छोड़ दिया, केवल किसे रिमूव किया? यूट्रस के अपर पार्ट को, बॉडी को। और ऐसा जब हो जाए, केवल बॉडी कट जाए, सर्विक्स बच जाए, तो यह नाम क्या कहलाएगा अपने पास? सब टोटल। सेकंड वन, चलो यहां देखिए, कंप्लीट यूट्रस की बॉडी के साथ सर्विक्स को भी रिमूव कर दिया गया है, और ऐसा हो जाए तो नाम क्या होगा? टोटल। पान में या BSO में हम यूट्रस से अटैच ओवरी, फैलोपियन ट्यूब दोनों को रिमूव कर रहे थे। तो इस डायग्राम के अंदर गौर करें, ये ऊपर से निकलने वाली दोनों तरफ ट्यूब और ये साइड से निकल रही ओवेरी, सबको लपेटे में ले लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो इसका नाम दिया अपन ने पान, और पान को एक्सप्लेन करने के लिए कहा बाइलैटरल साल्पिंजो उफ्रेक्टमी, BSO टेक्निक। ये 3 नाम। बात करते हैं हिस्टेरेक्टमी के ही वैरायटी में और नए 3 नाम जो सामने बोर्ड पे अवेलेबल। ये देखो, इन्हें देखकर पता चलेगा कि अब भी कुछ बच गया क्या। सब कुछ तो काट दिया, कुछ बच गया क्या? तो देखो नाम क्या बोल रहा है? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में क्या करेगा? यूट्रस में जितने नाम होते हैं, बॉडी, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, वो तो है ही, इसके अलावा अब वेजाइना की बारी है। वेजाइना पूरी कैनाल 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पढ़ाया अपन ने, उसकी बारी है। यदि वेजाइना का थोड़ा सा पोर्शन, अपर पोर्शन ले लिया जाए, 10 सेंटीमीटर लेंथ वाली वेजाइनल कैनाल का अपर पोर्शन कट कर दिया जाए, तो नाम एक्सटेंडेड आता है। लैंग्वेज लिखते हैं, क्या शामिल किया इसने? पान तो खा ही लिया था, पान के साथ थोड़ा सा अपर पार्ट वेजाइना भी लिया, तो नाम एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड जो शब्द होता है वो हालांकि अपने आप में यही बोलता है थोड़ा सा और, तो ये काम किया। बात करें इसमें रेडिकल। रेडिकल शब्द जब भी आता है उसका मीनिंग होता है जड़ से खत्म करना। ऐसा नहीं, यहां पर सर्जरी के अंदर, किसी भी सर्जरी में जब नाम चलता है रेडिकल सर्जरी, तो मतलब होता है कंप्लीट जड़ से खत्म करना। अब जड़ बच गया गई तो वो देखो, जैसा एक्सटेंडेड में वेजाइना का सिर्फ अपर पार्ट लिया, रेडिकल में ऐसा करो ऑलमोस्ट कंप्लीट ले लो, तो पूरी की पूरी वेजाइना कंप्लीट, पान के साथ में क्या थोड़ा थोड़ा निकाल दो, पूरा कंप्लीट। इसके अलावा जड़ कहा जाता है सप्लाई को। किसी भी ऑर्गन की जड़ होती है उसकी ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई करने वाले जितने भी ड्रेनेज सिस्टम थे उनको भी ले मरे, तो नाम रेडिकल कहलाएगा। तो रेडिकल में क्या इन्वॉल्व करा आपने? रेडिकल में बोलोगे पान, पान के साथ में कंप्लीट वेजाइना, तो मतलब ऑलमोस्ट वेजाइना, और साथ में ले गए आप ड्रेनेज सप्लाई।
सप्लाई जितनी होती है उन्हें भी रिमूव कर दिया तो वो नाम कहलाया अपने पास रेडिकल। तो कुल मिलाकर के वेजाइनल पार्ट रिमूव करना कहलाता है कंप्लीट इंटरनल ऑर्गन्स को आपने रिमूव कर दिया, अब कुछ नहीं बचा। अरे छोड़ दो, अब कुछ नहीं बचा, ऐसे कैसे नहीं बचा? हो सकता है ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर हो, इसके बाद अपना ओबीजी का कंप्लीट लास्ट लेक्चर हो, तो जो कुछ बचा है उसको भी उखाड़ फेंको। तो याद करो उस पहले दिन को जब अपन यूट्रस के साथ इसके अड़ोसी पड़ोसियों को भी लेकर के आते थे, बार बार नाम में ब्लैडर और रेक्टम लाते थे। तो यहां पर भी ये होगा कि इसके आर पार कौन है, आर आगे पार पीछे कौन है, दोनों को हटाओ, नाम अल्ट्रा रेडिकल। अल्ट्रा शब्द जो बना भी होता है वो आर पार के लिए, यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, आर पार वाली किरणें। तो यूट्रस के आजू और बाजू जो है उनको भी ले मारो, आगे कौन, ब्लैडर, पीछे कौन, रेक्टम। उस बेस पे अल्ट्रा रेडिकल ने नाम दिए दो, अल्ट्रा रेडिकल एंटीरियर, अल्ट्रा रेडिकल पोस्टीरियर। आगे वाली में कौन मरा, आगे वाली के अंदर रेडिकल प्लस ब्लैडर, पीछे वाली में कौन गया, रेडिकल प्लस रेक्टम। यूं कहें भगवान का दिया हुआ नीचे का ताल कटोरा पूरा अधूरा रह गया, पेल्विक कैविटी में सन्नाटा छा गया। ये तब करना पड़ता है जब कोई भी डिजीज कंडीशन या कैंसरियस कंडीशन अपने वर्स लेवल को अचीव कर ले। सो दीज आर टोटल 6 टेक्निक अंडर द कैटेगरी ऑफ हिस्टेरेक्टमी, टोटल, सब टोटल, पान या बीएसओ, एक्सटेंडेड, रेडिकल, अल्ट्रा रेडिकल। अब इस हिस्टेरेक्टमी से 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा आइडिया ले लें। और 2 एमसीक्यू में फर्स्ट एमसीक्यू बनता है इस लैंग्वेज का, आइडियल पोजीशन। पहला ये कि हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन के दौरान आइडियल पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो पोजीशन ऐसी कि पार्ट इजीली विजुअलाइज हो, रिमूव किया जा सके। सिंपल सा आंसर देना होता है हमें एलिवेशन वाला, ट्रेंडलबर्ग। डायरेक्ट पुटिंग क्वेश्चन है कि आइडियल पोजीशन कौन सी होती है, आंसर ट्रेंडलबर्ग। सेकंड वन, हिस्टेरेक्टमी 2 मेथड से की जाती है, एब्डोमिनल और वेजाइनल। मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल होती है, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करी भी जाती है। तो यहां पे एक सवाल है, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी का आइडियल इंडिकेशन क्या होगा? तो जवाब है जब ऐसी कंडीशन हो कि यूट्रस खुद नीचे आधे रास्ते तक निकल के आ जाए तो फिर हम उसे वहीं से रिमूव कर देते हैं, और खुद नीचे आ जाए तो नाम कहलाता है प्रोलैप्स। तो यहां पे सीधा देना है आपको एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो क्या कहना चाहती है, यूटेराइन प्रोलैप्स इज आइडियल इंडिकेशन ऑफ वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। सीधा आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको तुरंत ऑप्शन देख करके आंसर टिक करना है, आगे बढ़ना है। यूटेराइन प्रोलैप्स इज आइडियल इंडिकेशन ऑफ वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। सो दिस इज द टोटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिस्टेरेक्टमी। तो आज इस गायनिक लेक्चर के कंटेंट में हमने शामिल करा होने वाला फीमेल को कॉमन इंफेक्शन और डेवलप होने वाली वर्स कंडीशन कैंसर, और उस कैंसर के मैनेजमेंट में अचीव किया अपन ने हिस्टेरेक्टमी। आते हैं, गो थ्रू करते हैं आज के कंप्लीट लेक्चर को। तो सबसे पहले बात चली अपने पास पीआईडी की, असेंडिंग इंफेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन साल्पिंजाइटिस होता है, जनरल से एटीओ रिस्क फैक्टर है, एटियोलॉजी में एमएनसी पूरी कंपनी है। इसी के बेस पे पेशेंट में आने वाले सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स, प्रैक्टिकल सिम्टम्स। डायग्नोसिस के अंदर पाउच ऑफ डगलस के रोल को बताते हुए कल्डोसेंटासिस। मैनेजमेंट स्कीम में प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटिव मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक ड्रग्स। बात करी फाइब्रॉइड यूट्रस की, तो यहां पे सवाल, मायोमेट्रियम ने आतंक मचाया एंडोमेट्रियम के अंदर, और यदि रिवर्स गियर लग जाए तो नाम एडिनोमायोसिस। प्रेजेंटेशन में क्वालिटी वाली बातें हैं, हाई रिस्क एज ग्रुप और फीमेल ग्रुप, उसके अलावा इंसिडेंस और सिम्टम। इंटरवेंशन कैटेगरी में अपन ने हार्मोन का रोल देखा, कैसे नेचुरल और आर्टिफिशियल हार्मोन ने अलग अलग मैकेनिज्म से इसे मैनेज किया।
डेफिनेटिव मैनेजमेंट में अपन ने देखा हिस्टेक्टमी, उसकी 6 टेक्निक, शुरुआत की 3 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर भी देखी गई, पान बीएसओ बड़ा इंपॉर्टेंट, लास्ट के 3 और बढ़ा करके, एंड देन बनने वाले एमसीक्यू। तो ये अपने पास जो कंडीशन थी आज के लेक्चर में, उनको लेकर डिस्कशन। अगले लेक्चर में बात करी जाएगी फाइनल कंडीशन को लेकर, इसकी हेडिंग होगी इनफर्टिलिटी। पर फिलहाल आज के लेक्चर में इतनी इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं समाप्त। धन्यवाद।